नमस्कार। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत नियोजन के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नियोजन के प्रकार। नियोजन के कई प्रकार के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य आता है, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्यों को निर्धारित करना आता है। अर्थात हमें सबसे पहले सर्वप्रथम कार्य क्या करना है? उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि हमारी उद्देश्यों की योजनाएं क्या हैं, हम कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य स्थल है जहां पर भविष्य में हमें पहुंचना होता है। हमें जिस टारगेट तक जाना है वह गंतव्य स्थल ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य संस्थान के अतिरिक्त प्रबंधन व अन्य प्रयत्नों को भी शामिल करता है। अतः साधारणतः ये कहा जाता है कि एक उद्देश्य वह होता है जिसे आप क्रिया के अंततः परिणाम के रूप में पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। प्रबंधन की अन्य प्रकार की क्रियाएं भी इन्हीं उद्देश्यों की तरह निर्देशित होती हैं, डायरेक्शन होती है, जिनकी डायरेक्शन में वे जाती हैं, उनका कार्यक्रम तय होता है, निर्धारित होता है। ये सामान्यतः कैसा होता है? संस्थान के उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके द्वारा ही निश्चित की जाती हैं और वे विस्तृत सामान्य परिणामों पर आधारित रहती हैं। ये उद्देश्य भविष्य के क्रियाकलापों को भी परिभाषित करते हैं, जिन्हें प्राप्त करने हेतु संस्थान सदा लगे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कार्यरत रहते हैं। ये सभी व्यावसायिक नियोजन के लिए परिदर्शक का कार्य भी करते हैं। सभी इकाइयों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, किसी भी संगठन का अपना अलग लक्ष्य हो सकता है। अर्थात ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है अलग अलग संस्थानों की योजनाओं पर, उनके उद्देश्यों पर। उद्देश्यों को किसी खास अवधि के अंतर्गत ही प्रकट किया जाना चाहिए। ये मात्रा के रूप में मापने योग्य हो सकते हैं या जो समय अवधि निर्धारित होती है उसके अंतर्गत इच्छित परिणामों को प्राप्त करने हेतु लिखित रूप में भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार से हो सकता है। ये एक ऐसी व्यापक योजना होती है जो कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करती है। विस्तृत योजना के अंतर्गत 3 तरह के चरण होते हैं बच्चों। नंबर 1, दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना। नंबर 2, किसी कार्य की, मान लो कार्य 1, उस कार्य की क्रियाविधि को चुनाव करना, चयनित करना। और नंबर 3, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्रोतों का नियतन करना। ये सभी विस्तृत योजना में आते हैं। जब भी कभी एक व्यूह रचना तैयार की जाती है तो व्यवसायिक पर्यावरण को भी दृष्टि में रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। कई प्रकार के कारक हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक या तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन, संगठन की व्यूह रचना को ये सभी चीजें, ये सभी कारक प्रभावित अवश्य करते हैं। बड़ी व्यूह रचना के निर्णयों में व्यवसाय की कार्यशैली भी आती है। वर्तमान व्यवसाय के साथ कार्य करने की कोई नई विधि प्रयोग में लाना या बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रभावशाली साधनों का इस्तेमाल करना, ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हम एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं कि व्यूह रचना में कुछ प्रश्न, जैसे कि क्रेता क्या है, कौन है, उत्पादन की कितनी मांग होगी, वितरण किस प्रकार से किया जाएगा,
मांग और आपूर्ति में क्या बैलेंस रहेगा, या इसको किस तरह से निर्धारित करेंगे, मूल्य की नीति क्या रहेगी, मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, या हम अपने प्रोडक्ट को अधिकाधिक बेचना चाहते हैं, अधिक बिक्री करना चाहते हैं, तो आपूर्ति अधिक करना चाहते हैं, तो विज्ञापन किस प्रकार से करेंगे, विज्ञापनों को किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर में, अखबार या टीवी रेडियो किस में देंगे, ये सब निर्धारित करना उसकी योजना के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किसी संगठन के लिए बाजार की व्यूह रचना करने के लिए इन सभी के अलावा अन्य भी समस्याएं आती हैं जो कि पहले से ही पूर्व में निर्धारित नहीं होती, उनकी निराकरण की भी आवश्यकता होती है। तो व्यूह रचना एक व्यावसायिक संस्थान की रूपरेखा को ही प्रस्तुत करती है। हम कह सकते हैं कि यह संगठन के दीर्घकालिक निर्णयों और निर्देशन में आपसी संबंध और सामंजस्य स्थापित करती है। अब हम आते हैं नियोजन के प्रकार में नीति। नीतियां वे सामान्य कथन हैं जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने हेतु मार्ग का रास्ता निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत व्यूह रचना, नीति का विश्लेषण करना, ये सब आधार आते हैं। कंपनी की, किसी भी कंपनी की अलग अलग नीति हो सकती है जिसके अंतर्गत उससे रिलेटेड, उससे संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उसी के आधार पर निर्णय भी लिए जाते हैं। यदि कोई पहले से ही स्थापित नीति होती है तो समस्याएं और मतभेद, उनका समाधान भी निकाला जाता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि समस्या को आसानी से सुलझाया जा सके। वास्तव में देखा जाए तो नीतियां किसी विशेष समाज या अवस्था के लिए सामान्य प्रक्रिया होती हैं। कंपनियों को बड़ी नीतियां, छोटी नीतियां, हर स्तर पर, हर विभाग में नीतियों का निर्माण करना होता है। बड़ी नीतियों में ग्राहकों और प्रतियोगियों सभी की जानकारी दी जाती है। छोटी नीतियों में आंतरिक जगत के कुछ सूक्ष्म विवरण होते हैं जिनमें अधिक डिटेल में नहीं दिया जाता, अधिक ब्यौरे नहीं शामिल होते, लेकिन दूसरों को सूचना देने हेतु कुछ आधार अवश्य प्रस्तुत किया जाता है। हम कह सकते हैं कि नीतियां वे पैरामीटर्स हैं जो प्रबंधक कार्य का सुचारू रूप से परिचालन करती हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी की नीति के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आती हैं, उदाहरण के तौर पर माल की सप्लाई, या जो भी कंपनी जो उत्पादन की आपूर्ति कर रही है, उसका निर्माण कर रही है, उसको क्रय कैसे करना है, यातायात सेवाओं की सुविधा को कैसे उपलब्ध कराया जाना है, क्या व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार प्रिंटिंग या स्टेशनरी का कोई सामान है या दुकानों पर उनकी आपूर्ति या मांग का संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाएगा, या पानी और विद्युत की आपूर्ति, इन सभी मदों के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां कंपनियां निर्धारित करती हैं। क्रेता और विक्रेता का आपस में क्या संबंध रहेगा, कंपनियां क्या क्रय करेंगी, पूर्तिकर्ताओं का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा, किन बाजारों में किस सामान की, किस उत्पाद की अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है, या मांग और आपूर्ति का आपस में क्या संबंध है, उनकी तुलना की जाएगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कंपनी की क्रय नीति तय करती है। क्रय नीति के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि इन सब चीजों का क्या समाधान निकाला जा सकेगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। नियोजन के प्रकारों में से एक अन्य प्रकार आता है बच्चों, प्रक्रिया। प्रोसेस क्या रहेगी? प्रक्रिया से तात्पर्य होता है कि हमारी दैनिक रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती हैं उनको चलाने में, उनके चलाने से संबंधित होती है प्रक्रिया। जैसे कार्य को किस प्रकार से संपन्न किया जाना है, हमने कोई कार्य किस प्रकार करना है, इसकी विस्तृत डिटेल में जो विधि होती है वही प्रक्रिया कहलाती है। ये सभी प्रक्रियाएं एक विशिष्ट काल अनुक्रम में होती हैं, अर्थात कोई भी चीज किस प्रकार, किस क्रम में, किस क्रमानुसार निर्धारित होगी,
वो सब इसके अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु का हमने उत्पादन किया तो उससे पहले हमने माल मंगाने की प्रोसेस शुरू की। सबसे पहले कच्चा माल मंगाया जाएगा, फिर वो कंपनी में जो मिलकर सब लोग जो भी श्रम शक्ति मिलकर उसका उत्पादन करेंगे, फिर उसको बाजार में उतारेंगे, उसका विज्ञापन के द्वारा प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उसके लिए एक बाजार मार्केट तैयार करेंगे, विज्ञापनों के माध्यम से क्रेताओं को लुभाएंगे, जो भी लुभावनी योजनाएं हो सकती हैं जिनसे उनको लाभ हो सकता है वो सब दिया जाता है। तो ये सब इन प्रक्रियाओं, विशिष्ट प्रक्रियाओं में चुनाव के विशिष्ट तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, नीतियां होती हैं, कारण होते हैं। ये जनरली साधारण तौर पर आंतरिक लोगों के अनुसरण के लिए होते हैं, ताकि वो इन लोगों को अनुसरण कर सके, इन चीजों को पालन कर सके। नीतियां या प्रक्रिया, इन दोनों का आपस में प्रगाढ़ संबंध होता है। ये दोनों चीजें आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। विस्तृत नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य करना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने इस अध्याय में देखा बच्चों कि नियोजन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें कि मुख्य मुख्य होते हैं उद्देश्य। नियोजन का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, इसकी व्यूह रचना कैसे की जाती है, किसी भी उत्पादन को बेचने के लिए, उसके लिए मार्केट तैयार करने के लिए किस प्रकार की रचना, व्यूह रचना बनाई गई है, किस प्रकार से योजना को क्रियान्वित किया जाना है, इन सबको तैयार करके इन सब की प्रणाली निश्चित की जाती है। फिर हमने पढ़ा नीति के बारे में कि क्या नीति बनाई जाती है, क्या कंपनी की पॉलिसीज रहती हैं कि हम अपने उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन सिद्ध कर पाएं, अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को बाजार में अधिकतम मूल्य पर बेच पाएं। और उसके बाद आता है, अंत में देखा हमने प्रक्रिया कि प्रोसेस क्या रहती है, किस तरीके से हम अपने उत्पाद को बाजार में क्रेताओं के समक्ष उपलब्ध करवाते हैं। तो अब हम इस पाठ से नियोजन के प्रकार से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर दृष्टि डालेंगे। प्रश्न संख्या 1, उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य स्थल है, वहां पहुंचने की जगह है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है, जहां वो भविष्य में पहुंचने की इच्छा शक्ति रखता है, जो उसका मेन लक्ष्य माना जाता है। साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि एक उद्देश्य वह होता है जिसे आप क्रिया के अंत परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात हमने जो क्रिया की उसका परिणाम जो आएगा वही उद्देश्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, व्यूह रचना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, व्यूह रचना एक व्यापक, एक बड़ी, एक विस्तृत योजना का प्रारूप होता है जो कि संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करती है, किसी भी संगठन के टारगेट्स को, लक्ष्यों को सिद्ध करती है, प्राप्त करती है। प्रश्न संख्या 3, विस्तृत योजना के अंतर्गत आने वाले 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, विस्तृत योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के आयाम होते हैं, 3 प्रकार की विस्तृत चरण होते हैं जिनको अमल में लाया जाता है। नंबर 1, दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करना, अर्थात जो बड़ी लॉन्ग टर्म्स जो हमारे लक्ष्य रहते हैं, जिनके ऊपर आगे जाकर कार्रवाई की जाती है, जो कि 5 साल, 10 साल, भावी योजनाएं 15 साल, 20 साल की भी हो सकती हैं, ये दीर्घकालिक लक्ष्यों में आती हैं। तो इनका निर्धारण इसके प्रथम आयाम के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2, अमुक कार्य, अर्थात किसी भी कार्य, मान लीजिए A, B, X, Y, इसकी क्रियाविधि का चुनाव करना, उसको चयनित करना। और नंबर 3, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोतों का नियतन करना। जो भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक संसाधन हैं, उनका प्रयोग करना और उनको सही दिशा में ले जाना। प्रश्न संख्या
4, व्यूह रचना के कार्य को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है, उदाहरण ये है कि कंपनी बाजार की व्यूह रचना में कुछ प्रश्नों को, जैसे क्रेता कौन है, उत्पादन की मांग क्या है, कितनी मांग है, वितरण का तरीका कौन सा रहेगा, क्या माध्यम प्रयोग में लाना चाहिए, उसकी मूल्य नीति क्या रहेगी, और हम उत्पाद का किस प्रकार से विज्ञापन देंगे, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या पैम्फलेट्स छपवा के किस प्रकार से हम अपने उत्पादन को बाजार में उतारने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, आम जनता तक उसकी पहुंच बना रहे हैं, पैठ बना रहे हैं। किसी संगठन के लिए बाजार की व्यूह रचना करने के लिए इन सभी और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी समस्याओं के निराकरण की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, नीति। अब नीति से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, नीति का आशय उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो नीतियां सामान्य रूप से वे कथन होती हैं जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट, एक अलग स्पेशलाइज्ड दिशा में अग्रसर होने हेतु, आगे बढ़ने हेतु मार्ग साफ करती हैं, रास्ता बनाती हैं। सामान्य शर्तों में व्यक्त की गई व्यूह रचना, नीति का विश्लेषण करना, ये सब इनका आधार होता है। उदाहरण के तौर पर कंपनी की कोई भर्ती की नीति हो सकती है, जैसे कंपनी कई कर्मचारियों की भर्ती करती है, क्लास 4, क्लास 3, इनकी एम्प्लॉयज की भर्ती के लिए कोई नीति बनाती है कि इनकी ये योग्यताएं होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स इनको देने चाहिए। तो इसके अंतर्गत कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या फिर उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए जाते हैं। यदि कोई सुस्थापित नीति हो तो समस्याओं और मतभेदों, इनका समाधान आसानी से कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2, नीतियां किसी विशेष समाज या अवस्था के लिए सामान्य प्रतिक्रिया होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि नीतियां किसी विशेष समाज या अवस्था हेतु सामान्य प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 3, प्रिंटिंग व स्टेशनरी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और पानी और बिजली, विद्युत पूर्ति के विषय में किस प्रकार की नीति का निर्धारण होना चाहिए, यह तय कर पाना किस पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है कि इन सब का तय करने का निर्णय कंपनी की क्रय नीति आधारित होता है। क्रय नीति ये निर्धारित करती है, किसी भी कंपनी की क्रय नीति ये निर्धारित करती है कि ये सब चीजें किस प्रकार से आयोजित या निर्धारित की जाएंगी। प्रश्न संख्या 4, नियोजन में प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, अर्थात प्रक्रिया का क्या अर्थ है, प्रक्रिया का क्या आशय है। प्रक्रिया से तात्पर्य होता है दैनिक गतिविधियों का संचालन करना। दिन प्रतिदिन जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उनमें जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उन गतिविधियों का संचालन करना ही इसके अंतर्गत आता है। कार्य कैसे संपन्न करना है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जो ब्यौरा होता है, इन सब की विधि को ही प्रक्रिया बताती है, हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है। तो प्रश्न संख्या 5, नीतियां व प्रक्रिया दोनों आपस में संबंधित होती हैं या पृथक होती हैं। तो आपको बता दें बच्चों कि नीतियां व प्रक्रिया दोनों ही आपस में संबंधित होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एक दूसरे के कार्य का आपस में समन्वय करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस अध्याय में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगली जानकारी हम अगले अध्याय में हासिल करेंगे। धन्यवाद।